ओम श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। प्रिय छात्र, बृहद वास्तुमाला ग्रंथस्य अस्मिन् पाठे भवतः स्वागतम्। इतः पूर्वं भवान् द्वार विषये पठितवान्, अर्थात् द्वार स्थापनं कदा करणीयं, केन विधिना करणीयम् इति भवता पठितमेव। नृपादीनां गृहप्रमाणमपि विशुद्धरूपेण पठितम् एवं गृहप्रवेशप्रकरणम् अपि महत्त्वपूर्णम् आसीत्। गृहप्रवेशे किं किं ध्यातव्यमस्ति, केन विधिना गृहप्रवेशः करणीयः इत्यपि अधीतवान्। तत्र प्रवेशसमये वामरविविचारः कुम्भचक्रविचारश्च महत्त्वपूर्णमासीत्। पुनश्च जीर्णगृहस्य पुनर्नवीकरणं कृत्वा कथं गृहप्रवेशः करणीयः इत्यादीनां विषयाणाम् अध्ययनं भवान् पूर्वपाठे कृतवान्। सम्प्रति अस्मिन् त्रयोदशे पाठे पशुगृहनिर्माणं वृक्षारोपणविचारस्य प्रामुख्येन पठिष्यति भवान्। वास्तुशास्त्रानुरूपेण यथा मानवानां गृहनिर्माणं भवति तथैव पशूनामपि गृहं वास्तुशास्त्रानुरूपं भवति। तेषामपि निर्दिष्टप्रमाणे एव गृहनिर्माणे स्यादिति शास्त्रस्यादेशः। प्राक्तनकाले यदा राज्ञां शासनम् आसीत् तदा तेषां गृहेण प्रसादेन सह तेषां पशूनामपि आवासव्यवस्था पृथक्तया वास्तुशास्त्रानुसारं भवति स्म। अस्मिन् पाठे भवान् पृथक् पृथक् पशूनां शालानिर्माणं ज्ञास्यति। तत्र पशुगृहं कुत्र स्यात्, किमाकारं स्यात् इत्यादिकं सर्वमपि अस्मिन् पाठे बृहद्वास्तुमालाम् अधिकृत्य भवान् पठिष्यति। पुनश्च वृक्षारोपणविषयकविचारं पठिष्यति। तत्र के ग्राह्याः वृक्षाः, के वृक्षाः गृहस्य समीपे रोपणीया न रोपणीयाश्च, वृक्षारोपेण कः लाभः, कस्यां दिशि कः वृक्षः रोपणीयः इत्यादिकं विषयमपि इदानीं भवान् पठिष्यति। मित्रों, इससे पूर्व के पाठ में आप गृह द्वार निर्माण आदि से लेकर के गृह विचार, वाम रवि विचार, गृह का नवीनीकरण आदि के विषय में सम्यक रूप से जानकारी प्राप्त की। आज जिस विषय की हम चर्चा करेंगे वह पशु गृह निर्माण के संबंध में है, जिसको चरणी विचार भी कहा जाता है। पशुओं के आवास के लिए जो गृह निर्मित किया जाता है उसको चरणी कहा जाता है। चरणी का निर्माण कैसे किया जाए, उसकी क्या व्यवस्था है, गृह के निर्माण के समय उसका दैर्घ्य और विस्तार कितना होना चाहिए आदि की चर्चा आपको यहाँ पर इस पाठ में की जाएगी। कृपया ध्यान से सुने और इसको समझ करके वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार अपने गृह का निर्माण करके स्वयं भी सुखी रहें और अपने पशुओं को भी सुखी रहने में उनकी मदद करें। साथ ही साथ वह गृह दीर्घ काल तक के लिए चिरंजीवी बन रहते हुए आपके लिए और पशुओं के कल्याण के लिए अभय प्रदान करे। पशु गृह निर्माण अर्थात चरणी विचार के समय जब गृह का निर्माण करना होता है वहां पर स्वामी हस्त प्रमाणेन दीर्घ विस्तार संयुतम अष्टभिश्च हरिद्भागम शेषः चरणिरुच्यते। पशुहानि पशुरोग पशुलाभ पशुक्षय पशूनां पशुर्वृद्धि पशुर्भेदो बहु पशु। गृह स्वामी के हाथ से पशुशाला के लिए निश्चित भूमि के दीर्घ और विस्तार को जोड़ करके उसमें 8 का भाग दें। इस तरह से जो शेष प्राप्त होता है उसके अनुसार चरणी का विचार करना चाहिए। यदि एक शेष प्राप्त होता है तो वहां पर गृह निर्माण करने से पशुओं की हानि होती है। 2 के शेष रहने पर पशुओं में रोग होता है। 3 शेष रहने पर पशुओं के लिए लाभकारी होता है।
4 शेष रहने पर पशु क्षय होता है। 5 शेष रहने पर पशुओं में कष्ट की संभावना। 6 के शेष रहने पर पशुओं की वृद्धि होती है। 7 शेष रहने पर पशुओं में भेद होता है और 8 शेष रहने पर वहां बहुत सी मात्रा में पशु रहने के लिए इकट्ठे किए जाते हैं, अर्थात वह चरणी गृहस्थ के लिए शुभ कारक होती है। जिस तरह से पशुशाला आदि आज बनाए जाते हैं, वहां पर बहुत सी गायें रखी जाती हैं। तो इस तरह के गृह के निर्माण में वहां पर यदि 8 से सहाय तो उन पशुओं के, उन गायों के रहने के लिए वह स्थान उपयुक्त होता है। वास्तुराज वल्लभ में अश्वगृह निर्माण के विषय में बताया गया है। अभी हम आपके समक्ष अश्वगृह निर्माण की चर्चा करने जा रहे हैं। आप जानते हैं, पुराने समय में जब राजाओं का शासन हुआ करता था, हमारे पास गमनागमन के लिए पशु ही साधन बना करते थे। उसमें अश्व, हाथी, ऊंट आदि के द्वारा हम सवारी भी करते थे, साथ ही साथ इनका उपयोग बोझा ढोने के कार्यों के लिए भी किया करते थे। इसलिए यहां पर प्रथम में आपके समक्ष आज प्रस्तुत है अश्वगृह निर्माण। तुरगमाणा गृह वाम भागे शाला चतुष्टिकरा विधेया शातार्धतो मध्यमिका च दैर्घ्यम कनीयसेत् तैर्दशभिर्विहीना व्यासी च श्रेष्ठा तिथिहस्तमाना त्रयोदश एकादशभिः क्रमेण तज्जाहवित्तिश्च करप्रमाणा पश्चार्ध पांचाधिकरोदयम् स्यात्। वास्तुराज वल्लभ में अश्वगृह के निर्माण के बारे में बताते हुए कहा गया है, घर के वाम भाग में घुड़साल बनानी चाहिए, अर्थात जहां पर आपका निवास है उस निवास में उसके साथ में जो वाम पार्श्व होता है वहां पर घुड़साल का निर्माण किया जा सकता है। घुड़साल के निर्माण के लिए 64 हाथ लंबी 15 हाथ चौड़ी भूमि उत्तम होती है। साथ ही 50 हाथ लंबी और 13 हाथ चौड़ी भूमि मध्यम होती है। 40 हाथ लंबी और 11 हाथ चौड़ी भूमि को अधम भूमि के रूप में माना जाता है। क्रमशः इसकी दीवारों की बाहरी ऊंचाई को भी 64 गुणे 15 हाथ के लिए 5.5 हाथ अर्थात 5.5, इसी तरह से 40 गुणे 11 हाथ के लिए 4 हाथ तथा 50 गुणे 13 हाथ की लंबाई और चौड़ाई वाले घर के लिए 5 हाथ तय की गई है। यहाँ पर घोड़ों के बांधने के स्थान का भी निर्देश किया गया है। इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। पशुगृह निर्माणे चरणी विचार है। यथा मनुष्योपरि पंचमहाभूतानां प्रभावो भवति तथैव पशूनाम् उपरि अपि पंचभूतानां प्रभावो जायते। तेषां शरीरमपि पंचमहाभूतैः निर्मितम् अस्ति। अतः तेषां गृह निर्माणाय चरणी विचारं सर्वप्रथमं ज्ञास्यति भवान्। चरणी निर्माण विधि फलश्च स्वामिहस्ते प्रमाणेन दीर्घ विस्तार संयुतम् अष्टभिश्च हरेद्भागं शेषे चरणिरुच्यते। पशुहानि पशुरोगः पशुलाभः पशुक्षयः पशूनाशः पशुवृद्धि पशुर्भेदो बहुपशुः। स्वामिहस्त प्रमाणेन अर्थात गृह कर्तु कर प्रमाणेन दीर्घ विस्तार संयुतम दैर्घ्यमानेन विस्तारमानं युक्तं कार्यं तत्योगफलम् अष्टसंख्या विभजेदिति भावशेषे अशिष्टे भागशेषे चरणी संज्ञक वास्तु उच्यते कथ्यते। पशुगृहस्य निर्माणाय गृहकर्तु हस्त प्रमाणेन भूखण्डस्य दैर्घ्यं विस्तारं च ज्ञात्वा हस्तात्मक दीर्घ विस्तार योग कार्य तद्योग फलम अष्टभिः विभज्य यदवशिष्टं तदेव चरणी कथ्यते। तत्र एकादिशेषे क्रमशः पशुहानि पशुरोग इत्यादि फलं भवन्ति।
तद्यथा एक से पशु मृत्यु, द्विशेषे रुग्ण पशु, त्रिशेषे पशु लाभ, चतुर्शेषे पशु मृत्यु, पंचशेषे पशु नाश, षट्शेषे पशुर वृद्धि, सप्तशेषे पशु भेद, शून्य शेषे बहु पशु बाहुल्यम च जायते। अर्थात एक से सती यदि पशुशाला निर्मीयते तर्हि तत्रत्य पशु मृत्युम प्राप्नोति। स्पष्टार्थम सूत्रम यथा भूखंड दैर्घ्यम प्लस भूखंड विस्तार डिवाइड बाय 8 बराबर भाग से चरणी। यदि चरण्यानुसारेण पशुहानि इत्यादि अशुभ फलम मिलति तदा भूखंडस्य विस्तारम दैर्घ्यम च वा लघुम अधिकम वा कृत्वा गृहं रचयेत् येन शुभ फल जनक चरणी स्यात् तदा शुभ फलम भवति। उदाहरणम् यदि गृहकर्तु हस्त प्रमाणेन भूखंडस्य दैर्घ्यं 20 हस्तात्मक तथा विस्तार 23 हस्तात्मकं स्यात् तर्हि चरणी साधनम्। 20 + 23 डिवाइड बाई 8 बराबर 43/8 बराबर लब्धि 5 तथा शेष 3। यदा शेष त्रयः एव भवति तस्य फलं भवति पशुलाभः। अत्र त्रिशेषे शुभफलजनकः चरणी अस्ति तस्य फलं पशुलाभः भवति। अस्मिन् विषये वास्तुराजवल्लभे अश्वनिर्माण विधि विषये भवान् पठिष्यति। अत्र अश्वस्य पृथक् पृथक् शालानां वर्णनमुच्यते यथा तुरंगमाणा गृहवामभागे शाला चतुष्षष्टिकरा विधेया शतार्धतो मध्यमिका च दैर्घ्यं कनीयसे तदैर्दशभिर्विहीना व्यासे च ज्येष्ठा स्थितिहस्तमाना त्रयोदशैकादशभिः क्रमेण तज्जाह भित्तिश्च करप्रमाणा पंचाब्धिकरोदयं स्यात्। अर्थात गृहस्य वाम दिशि अश्वानां शालां निर्मीय तत्र दैर्घ्य विस्तार विचारे च या शाला 64 हस्तात्मिका स्यात् तदा सा उत्तमा गेया, या च शाला 50 दैर्घ्ययुक्ता स्यात् तदा स मध्यमा विज्ञेया। 40 हस्तैः या शाला भवति सा अधमा कथिता एवं त्रिविधशाला विधेया। तत्र विस्तार विचारे एव त्रिविधाः शालाः ज्ञातव्या। तद्यथा क्रमशः 15 हस्तात्मिका विस्तारयुक्ता शाला श्रेष्ठा गेया, 13 हस्तात्मिका शाला मध्यामिका गेया, 11 हस्तैः या शाला भवति स अधमा गेया। तासाम् उत्तम मध्यम अधम शालायां बाह्य भित्ति क्रमशः 5.5 हस्तमिता चतुर्हस्तमिता वा स्यात्। अस्पष्टार्थं सारणी यथा दैर्घ्यं 64 हस्तात्मिका विस्तारं 15 हस्तात्मिका तस्य बाह्य भित्ति 5/2 हस्तात्मिका एवं च मध्यमा शाला दैर्घ्यं 15 हस्तमिता दैर्घ्यं 13 हस्तमिता एवं च तस्य बाह्यभित्ति 5 हस्तात्मिका। अस्मिन् प्रकारेण अधमा 40 हस्तात्मिका विस्तार 11 हस्तात्मिका एवं च भित्ति 4 हस्तात्मिका। इस तरह से शाला के निर्माण की चर्चा यहाँ पर की गई है। इस तरह के शाला का निर्माण करने से वहां पर पशुओं पर उसका क्या प्रभाव बनता है, इसकी जानकारी आपने इस श्लोक से प्राप्त की। विषयः अत्रैव विरमामि, पुनः मिलामः। धन्यवाद। शुभं भूयात्।